वेलकम बैक एवरीवन। नए टेस्ट पर आ जाइए। ये प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 218 और इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 218 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। देखिए, इसमें हम 11th क्लास की जो सामाजिक विज्ञान की NCERT है उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं। अगला जो टॉपिक है वो है चुनाव और प्रतिनिधित्व। इसके हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं इंपॉर्टेंट, जो थे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगला टॉपिक है चुनाव और प्रतिनिधित्व। जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से बनेंगे वो बनाएंगे। ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो NCERT की किताबों को नहीं पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें असत्य होगा? असत्य यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसमें? देखिए, लोकसभा और विधानसभा की चुनाव प्रक्रिया हेतु फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया गया है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में अन्य प्रत्याशियों की तुलना में जिसे अधिक वोट प्राप्त होते हैं उसे ही विजयी घोषित किया जाता है। कौन सा इसमें गलत है बताना है। लोकसभा केंद्र में होती है और विधानसभा राज्यों में होती है। बिल्कुल करेक्ट है पहला स्टेटमेंट यहाँ पर और करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट। ये इनकरेक्ट ढूंढा, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, डी लगाएंगे इसका आंसर। तो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। भारतीय संविधान में लोकसभा एवं राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव प्रक्रिया हेतु फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को स्वीकार किया गया है और इस सिस्टम में जिस प्रत्याशी को अन्य प्रत्याशी की तुलना में अधिक वोट प्राप्त होते हैं उसे ही विजयी घोषित किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें प्राप्त होती हैं जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के 3 प्रकार होते हैं। कौन सा सही है? देखिए, पहला वाला तो ठीक है। समानुपातिक प्रणाली के 2 प्रकार होते हैं, 3 नहीं होते, तो दूसरा गलत है। तो कथन 1 जो है वो सत्य है, क्योंकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही सीटें प्राप्त होती हैं जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। दूसरा वाला गलत है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के 2 प्रकार होते हैं। पहला, पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती हैं। उदाहरण के तौर पर इजराइल और नीदरलैंड देश में। दूसरा वाला, इसमें पूरे देश को बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना होता है। उदाहरण के तौर पर अर्जेंटीना और पुर्तगाल देश। अर्जेंटीना और पुर्तगाल इन दोनों ही देशों में मतदाता प्रत्याशियों को वोट न देकर राजनीतिक दलों को वोट देते हैं। तीसरा प्रश्न है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें राजनीतिक दल को प्राप्त मत के अनुपात में सीटों का आवंटन होता है। मतदाता राजनीतिक दलों को मत देते हैं, उसके प्रत्याशी को नहीं। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्य के विधानसभा का चुनाव इसी प्रणाली के आधार पर होता है। उपरोक्त में से कौन सा जो है सही है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के विषय में, इसमें राजनीतिक दलों को प्राप्त मत के अनुपात में सीटों का आवंटन होता है, ठीक है। मतदाता राजनीतिक दल को मत देते हैं, उसके प्रत्याशी को नहीं, ये भी ठीक है। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषद का चुनाव, विधान परिषद होना चाहिए ना कि विधानसभा, इसी प्रणाली के आधार पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पहला दूसरा सही हो गया केवल, यानी बी हो गया इसका आंसर, तीसरा नहीं है। तो तीसरा वाला गलत है, क्योंकि भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति, साथ ही उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्य की विधान परिषद का चुनाव होता है, ना कि विधानसभा का। विधानसभा और लोकसभा का कैसे होता है वो ऊपर था प्रश्न में। इस प्रणाली में किसी राजनीतिक दल को उतनी ही सीटें मिलती हैं जिस अनुपात या प्रतिशत में उसे मत प्राप्त होता है। इस प्रणाली में मतदाता राजनीतिक दल को मत देते हैं, न कि उसके प्रत्याशी को। निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि वास्तव में राजनीतिक दल के प्रतिनिधि होते हैं। ये प्रणाली 2 प्रकार की होती है।
पहली, पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मानना जैसे कि इजराइल और नीदरलैंड में। पूरे देश को बहु सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में बांटना जैसे कि अर्जेंटीना और पुर्तगाल। एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं और विजयी उम्मीदवार को मत का बहुमत प्राप्त करना आवश्यक है, यानी 50% प्लस 1। इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 सीधा सीधा पूछा जाता है आर्टिकल से। संविधान के किन अनुच्छेदों के तहत लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आबादी के आरक्षण के संबंध में प्रावधान है? वो कौन सा आर्टिकल है? 124, 226, 332, 332 का ए, 330, 332, 324, 280। इसमें तो इलेक्शन कमीशन है, इसमें फाइनेंस कमीशन है, तो इसको तो हटा दीजिए। यहाँ आंसर हो जाएगा 330 और 332। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा और संविधान के अनुच्छेद 332 के तहत राज्य के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के संबंध में प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। परिसीमन आयोग इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनते हैं इस पर, यानी डेलिमिटेशन कमीशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा इनकरेक्ट है? इसके द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण किया जाता है। इस आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था है क्या? बिल्कुल पहला वाला सही है। परिसीमन आयोग द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण किया जाता है। परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था है परिसीमन आयोग। तो सारे के सारे सही हैं, डी है इसका आंसर, क्योंकि वो गलत पूछा, गलत कोई है नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं लगाएंगे। तो अनुच्छेद 82 के तहत संसद जो है प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है। अधिनियम लागू होने के बाद परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। परिसीमन आयोग का गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा खींचने के लिए किया जाता है। यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है जो चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करती है। प्रत्येक राज्य में आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का एक कोटा होता है जो उस राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या के अनुपात में होता है। और परिसीमन के बाद परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना देखता है। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन हुआ था संसद द्वारा, हुआ था उस समय, तो 1952 में किया गया था। और 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन जनगणना 2001 के आधार पर करने के लिए कहा गया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारत में आरक्षण यानी रिजर्वेशन इन इंडिया के संदर्भ में 3 कथन कौन सा सत्य है इसमें? देखिए, समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था आवश्यक है, ये तो हो गया पहला कथन। संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है। करता है क्या? करता तो है, ऊपर था तो एक प्रश्न। 330, 332 तो करेक्ट हो गया दूसरा वाला स्टेटमेंट। प्रारंभ में संविधान में आरक्षण को 10 वर्ष के लिए लागू किया गया था, जिसे संविधान संशोधनों द्वारा बाद में बढ़ाकर वर्ष 2020 तक कर दिया गया। ये भी ठीक है। तो दूसरा तीसरा ठीक है। समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था आवश्यक है, पहला भी ठीक है। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए, डी है इसका आंसर 1 2 3 उपरोक्त सभी। तो संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में और 332 के तहत राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। प्रारंभ में संविधान में आरक्षण का प्रावधान 10 वर्षों के लिए किया गया था, किंतु 95 संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा इसकी अवधि बढ़ाकर वर्ष 2020 कर दी गई। देखिए, वर्तमान में लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में से 84 अनुसूचित जाति के लिए और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में विचार करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन की बात कही गई है। निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय संस्था है। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में एक निर्वाचन अधिकारी होता है क्या? ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है दूसरी वाली कि निर्वाचन आयोग में कितनी सदस्य संस्था, कभी 4 बोलते हैं, कभी 2 बोलते हैं, कभी 1, कभी 3, 5। तो हमेशा याद रखें निर्वाचन आयोग 3 सदस्य संस्था है। एक तो हो गया मुख्य निर्वाचन अधिकारी और इसकी सहायता करने के लिए हो गए 2 अन्य आयुक्त, मतलब एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, 2 अन्य आयुक्त, टोटल मिला के हो गए 3 सदस्य हो गया, 5 सदस्य नहीं हुआ, इसलिए गलत हो गया दूसरा स्टेटमेंट।
बाकी ये तो आर्टिकल से ही अपने आप में बहुत ABCD बनाकर कई बार पूछा है कि कौन सा अनुच्छेद है, वो 324 है। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में एक निर्वाचन अधिकारी होता है, बिल्कुल होता है। सारे के सारे तो सही है नहीं, जहाँ जहाँ 2 है उसको भी हटा दीजिए, केवल 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो केवल कथन 1 और 3 सत्य हैं, क्योंकि संविधान में अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग के लिए मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को है। संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग को चुनावों से संबंधित हर बात पर अंतिम निर्णय करने की भूमिका सौंपी गई है। निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और 2 अन्य आयुक्त, टोटल हो गए 3। संविधान के भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, जो होता है एक IAS ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत के निर्वाचन आयुक्त या आयुक्तों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, लोकसभा के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, संविधान जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, यानी ये 2 होते हैं, वो एक होता है, कि कार्यकाल को सुरक्षा देता है संविधान। सुरक्षा कैसी? 6 वर्ष का कार्यकाल और 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा होने तक अपने पद पर बने रहते हैं वो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, पर इसके लिए संसद के दोनों सदनों को इस संदर्भ में प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित करना होगा। विशेष बहुमत यानी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत तथा सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत। ठीक है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। ठीक है, अगर ये हो गया ऊपर वाला, तो फिर हस्ताक्षर अगर राष्ट्रपति ने कर दिए तो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। स्थानीय निकायों के चुनावों को कौन संपन्न करवाता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, स्थानीय निर्वाचन अधिकारी या भारत का निर्वाचन आयोग? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बढ़िया, और कंफ्यूजन भी है इसमें। स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न कराता है? इसका उत्तर लग रहा होगा स्थानीय निर्वाचन अधिकारी, जो कि गलत है। भारत का निर्वाचन आयोग, ये भी गलत है। अब इन दोनों में से एक आंसर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी या राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के चुनावों को कौन संपन्न करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग, बी है इसका आंसर। कौन संपन्न करवाता है? तो संविधान के अनुच्छेद 243 के और 243 ZA के तहत स्थानीय निकायों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निर्वाचन आयोग के कार्य बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये तो लिखने के लिए पूछ लेते हैं मेंस में। तो मतदाता सूची बनाना, आचार संहिता लागू करना, मतदान तथा जनगणना की तिथि घोषित करना, मुख्य परिणामों की घोषणा करना, चुनावों की अधिघोषणा करना। इसके अतिरिक्त जो चुनाव चिन्ह होते हैं उनको भी ये देते हैं। तो सारे के सारे ही हैं ये, तो उपरोक्त सभी, डी है इसका आंसर। ठीक है, उपरोक्त कार्यों के अलावा निर्वाचन आयोग के और भी काम, जैसे कि राजनीतिक दलों को मान्यता देना और राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करवाना, ये तो वैसे ही याद होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कथन कारण वाला सवाल है। कथन है कि चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग राज्य और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला कर सकता है या रोक भी सकता है, क्योंकि चुनाव प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से संपन्न करवाया जाता है और इस दौरान आयोग का प्रशासनिक अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। क्या ये कथन है, ये कारण है? देखिए, कथन और कारण ये है तो दोनों सही, तो इसका आंसर सी या डी में से तो हो नहीं सकता, ए और बी में से होगा। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और व्याख्या भी इसकी कर रहा है, तो ए सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो निर्वाचन आयोग के पास सीमित कर्मचारी होते हैं, वह प्रशासनिक मशीनरी की मदद से चुनाव संपन्न करवाता है। चुनाव संपन्न होने तक निर्वाचन आयोग का पूरी मशीनरी पर पूर्ण नियंत्रण होता है। यदि प्रशासनिक अधिकारी निष्पक्ष ढंग से काम करने में विफल होते हैं तो वह उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।
वह अधिकारियों का तबादला कर सकता है और रोक भी सकता है। इस टॉपिक से निकलते हैं 12 प्रश्न। ये अंतिम प्रश्न है और आसान सा प्रश्न है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, हर स्टेट के पीसीएस में पूछा गया प्रश्न। तो कब हुए? 51-52 में हुए, 1991, 51 और 52 में। 1951-52 सी है इसका आंसर। तो देखिए, भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुए वो 1951 और 52 में हुए थे। सी है ना, 51 और 52। और थोड़ा डीप जाएं इसमें तो 1951-52 में आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ। अगस्त 1947 में भारत की आज़ादी के बाद यह पहला लोकसभा चुनाव था और जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम कैबिनेट का नेतृत्व किया और इसमें विभिन्न समूहों के 15 सदस्य शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 489 सीटों में से 364 सीटें जीती, जो कुल मतों का कितना प्रतिशत था? 45% था। जवाहरलाल नेहरू बने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो 12 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नोट्स आप इसके बना सकते हैं, फुल टेस्ट इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप से। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।